जियोपॉलिटिक्स का एक रूल है, जब आपके रिलेशंस किसी देश के साथ अच्छे चल रहे हों तो उसी समय पर सोचना चाहिए कि अगर अच्छे ना हुए तो यानी कि ग्रेजुअली डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के तरीकों पर आपको काम कर देना चाहिए, क्योंकि जो स्टेप्स आप अभी लेंगे एक्चुअली उसको कंप्लीट होते हुए हो सकता है 10 से 15 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, राइट। अब इसी से रिलेट करिएगा इंडिया का इन्वेस्टमेंट ऑन सितवे पोर्ट, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। अब मल्टी मॉडल क्यों कहा? कालादान एक्चुअली इस रिवर का नाम है जो यहां पर पाई जाती है। यहां पर कोलकाता है और ये म्यांमार है। तो अगर हमें मान लीजिए मतलब इंडिया के कोलकाता वाले पार्ट से हमें अपने देश के मिजोरम में ट्रेड करना है, राइट। तो ऐसे में जितना समय आपको लगता है अगर उस समय को आधा कर दिया जाए तो बांग्लादेश से होकर जाने पर अपनी निर्भरता को कम कर दिया जाए तो आपको नहीं लगता ये तो अच्छा फैसला होगा? तो इसी के लिए ये कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में हम पहले ब्रीफ जानते हैं अबाउट दिस प्रोजेक्ट। अभी अभी इंडियन गवर्नमेंट ने गो अहेड दे दिया है। आईजीपीएल यानी कि जो भारतीय सरकार का एक उपक्रम है, यानी कि भारतीय सरकार की कंपनी है जो पूरी तरीके से मैनेज और कंट्रोल करेगी, यानी कि पूरे ऑपरेशंस को देखेगी म्यांमार के इस सितवे पोर्ट पर। देखिए, कंस्ट्रक्शन में इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, अब मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑपरेशंस में भी रहेगा। ये एक डीप सी पोर्ट है जिससे कि इंडिया, क्योंकि इंडिया के बॉर्डर के पास है, तो इसको मानिए कि इंडिया की भी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है इन मैरिटाइम डोमेन वो इंक्रीज हो जाएगी। 20,000 टन से बढ़ाकर 40,000 टन की इसकी कैपेसिटी की गई है। आप कहेंगे ये बात समझ में नहीं आई, इससे हमें क्या मतलब ये है जनाब कि अगर मान लीजिए डीप सी पोर्ट नहीं है, राइट, तो ऐसे में जो बड़े जहाज होते हैं दुनिया के जो कंटेनर्स होल्ड कर सकते हैं ज्यादा मात्रा में, तो एक्चुअली वो आपके इस पोर्ट पर आ नहीं पाते, तो उनको बाहर रहना होता है थोड़ा। फिर यहां से जो छोटे शिप्स होते हैं फिर वो सामान को लेते हैं, फिर आपके पोर्ट तक पहुंचाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इससे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है? लेकिन अगर आपकी कंट्री के पास या आपकी कंट्री के होल्ड में डीप सी पोर्ट होगा तो ऐसे में आपकी ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वो भी नॉर्थ ईस्ट तक व्यापार को आगे बढ़ाना आसान हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारे फ्यूचर के जो साउथ ईस्ट एशिया के पोटेंशियल को हमें यू कैन से मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, उसका एक एंकर है, एक की पिलर है। अब जरा इस मैप को देख लीजिए, क्योंकि यहां पर हमारा कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट म्यांमार की इन दो स्टेट से होकर जा रहा है, एक है रखाइन और एक है चिन, और दोनों में हालत अच्छी नहीं है। तो आप कहेंगे फिर हमारे प्रोजेक्ट सक्सेस कैसे? इसी बात को तो आपको समझाना है बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। पहले हम ब्रीफ जानेंगे, फिर सिग्निफिकेंस जानेंगे, सिग्निफिकेंस के 5 पॉइंट्स जानेंगे जो डायरेक्टली आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। उसके बाद चैलेंजेस जानेंगे, रुकावटें क्या क्या हैं, मल्टीपल हैं, और फिर कंक्लूड करेंगे, तो कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा। तो ब्रीफ में अगर मैं स्टेटस आपको बता दूं इस प्रोजेक्ट का, तो अभी सितवे पोर्ट जो यहां पर है, तो देखिए कोलकाता से करीब 539 किलोमीटर दूर पड़ता है सितवे पोर्ट, तो ये तो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो कालादान रिवर है यहां पर ड्रेजिंग का काम भी कंप्लीट हो गया है। ड्रेजिंग का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए आपको छोटे शिप से सामान लेकर यहां पर जाना है, तो मुझे बताइए आपकी रिवर को भी तो आपको थोड़ा गहरा करना पड़ेगा, तो उसको हम ड्रेजिंग कहते हैं। तो ड्रेजिंग का काम कंप्लीट हो गया है। फिर ये पलेतवा जो लोकेशन है, पलेतवा लोकेशन ध्यान रखिएगा, लोकेशन काइंड ऑफ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ जाते हैं। फिर ये पलेतवा से कलेतवा तक ये रोड बन गई है, लेकिन ये यहां से जो ये वाला पैच है जोरिनपुई तक, कलेतवा से जोरिनपुई, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और बस फिर ये आपका इंडिया आ गया। तो यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारी पार्टनरशिप को इंप्रूव करने में ये एक महत्वपूर्ण काम करेगा। आप कुछ लाइंस दिमाग में रखिएगा, जब मैं साउथ ईस्ट एशिया कह रहा हूं तो यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट आसियान नेशंस, आसियान के 10 देश। समझ लीजिए कि म्यांमार, उनके जब हमें उनके साथ रिलेशन बनाने हैं तो उनका जो दरवाजा है हमारे लिए म्यांमार है, क्योंकि म्यांमार का बॉर्डर इंडिया से कनेक्टेड है। अगर एक स्टेटमेंट आ जाए कि म्यांमार इज द ओनली कंट्री, ओनली आसियान कंट्री विच इज हैविंग बॉर्डर कनेक्टेड विद इंडिया, आंसर वुड बी ट्रू और फॉल्स, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा म्यांमार की इंपॉर्टेंस। इसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी। म्यांमार में नेचुरल गैस, ऑयल एंड गैस के ह्यूज रिजर्व्स हैं, तो ऐसे में भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए काम आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसी प्रोजेक्ट के थ्रू हम उसको भी पूरा कर सकेंगे। नॉर्थ ईस्ट
देखिए, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का एक कारण म्यांमार में इंस्टेबिलिटी भी है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? ऐसा इस वजह से क्योंकि देखिए हमारे बॉर्डर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और ये पूरा कनेक्शन कहां पर है? म्यांमार पे। इधर इवन अरुणाचल प्रदेश, इवन आसाम में भी उल्फा नामक जो आतंकवादी संगठन है वो अपनी बेस जाकर बना लेते हैं म्यांमार में, म्यांमार के जंगलों में। भारतीय फौज ने इसी वजह से म्यांमार के अंदर जाकर भी ऑपरेशन किया है बाय कोलैबोरेटिंग विद म्यांमारीज जुंटा, यानी कि म्यांमार की मिलिट्री जो गवर्नमेंट है उसके साथ। तो आप कहेंगे मिलिट्री गवर्नमेंट तो गलत होती है ना? मुझे बताइए, एक तरफ आपको चुनना हो म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट और दूसरी तरफ अपने देश की सुरक्षा, तो आप म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ा ना जाएंगे, क्योंकि भाई जो आपके देश में जो इंस्टेबिलिटी फैला रहे हैं वो लोग यहाँ पर बैठे हैं और म्यांमार की जो आर्मी है वो कहती है हम आपके साथ ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में ये जो लोकेशन है ये हमारे नॉर्थ ईस्ट की स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि नहीं है? नेक्स्ट, चिकन नेक कॉरिडोर। अब ये जो चुम्बी वैली वाला एरिया यानी कि सिक्किम के पास, भूटान और सिक्किम के बीच में, अब यहाँ पर डोकलाम विवाद आपको याद होगा, जहाँ पर चाइना ने अपनी फोर्सेस को आकर लगा दिया था। डोकलाम भूटान का भाग है और इंडिया भूटान के इस भाग को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर खड़ा था। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि अगर यहां तक अंदर तक चाइना की फोर्सेस आ जाएंगी तो चाइना की फोर्सेस की जो मारक क्षमता है इस चिकन नेक कॉरिडोर पर वो बढ़ जाएगी। इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चाइना जो है कट ऑफ कर सकता है नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से। आप कहेंगे सर बांग्लादेश भी तो ये लैंड है ना, इससे पार करके हम कनेक्टिविटी बरकरार रखेंगे। मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में ही आपसे कहा था जिसके साथ रिश्ते अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं है हमेशा अच्छे रहेंगे, क्योंकि फैक्ट जानिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, भूटान को छोड़कर भारत के जितने भी नेबरिंग नेशंस हैं सब उसका भाग हैं। यानी कि बांग्लादेश में भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाइना से आ रहा है। हम देश की सुरक्षा को किसी एक देश के साथ अच्छी दोस्ती उस पर निर्भर नहीं कर सकते। इसी वजह से कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिससे कि हम इस वाले रूट पर अपनी निर्भरता को कुछ कम कर सकें। डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेड हो पाएगा, जैसे कि यहां पर रिसोर्सेज जैसे रबर का ट्रेड है, प्रोसेस्ड फूड का ट्रेड है, बैम्बू ट्रेड है, तो ये भी फर्दर यहां पर पुश होगा। आप इस बात से तो वाकिफ होंगे कि अगर किसी देश के एक क्षेत्र में इंसर्जेंसी हो रही हो, आप वहां पर डेवलपमेंट को पुश करिए, क्योंकि सिक्योरिटी के साथ साथ डेवलपमेंट को आपको मैनेज करना होगा। तभी आप उन प्रोबेबल इंसर्जेंट जो बन सकते हैं इंसर्जेंट, उनको आप मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे। तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेड पोटेंशियल रियलाइज होगा। ये तो आपको पता ही लग गया कि बांग्लादेश पर हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। $584 मिलियन के आसपास का खर्चा, बेसिक बात हो गई। लोकेशन आप ध्यान रखेंगे, मिजोरम से कनेक्ट कर रहा है। स्टेटस मैंने आपको यहां पर बता दिया। स्टेटस में यहां पर ध्यान रखिए कि रखाइन स्टेट, क्योंकि रखाइन और चिन दो से होकर जा रहा है। जो रोहिंग्या मुस्लिम्स का मुद्दा है उसका सोर्स कहां है? रखाइन स्टेट ही तो है। और रखाइन स्टेट में रोहिंग्या मुस्लिम्स के हकों के लिए जो फोर्स लड़ रही है वो है अरकन आर्मी। एक और भी ग्रुप है अरकन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी। और आप कहेंगे अच्छा इनको तो मतलब म्यांमारीज आर्मी ने डिफीट करा हुआ होगा, ये कहां टिक रहे होंगे? तो कुछ मैं आपको फैक्ट बता देता हूं। जनवरी की बात है, जो पलेतवा वाला रीजन है जो कि एक नोडल पॉइंट है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का, उस पर पूरी तरह कंट्रोल अरकन आर्मी ने कर लिया था। यानी कि वहां से ट्रेड, वहां की सिविल सप्लाईज पर कंट्रोल आर्मी का। किसका? अरकन आर्मी का, यानी कि म्यांमारीज आर्मी का नहीं। इस वाले लोकेशन पर हम एक ट्राईपार्टाइट यू कैन से कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। ट्राईपार्टाइट का मतलब होता है तीन। बहुत ही आसान सी बात है, यानी कि एक तरफ अरकन आर्मी है जो रोहिंग्या मुस्लिम्स के हकों के लिए लड़ रही है, दूसरी तरफ म्यांमारीज आर्मी है जो इस समय कंट्रोल में है क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार को तो हटा दिया गया था, और तीसरा है चिन ग्रुप्स भी हैं। यानी कि चिन स्टेट जो है वहां के लोगों का ऑलरेडी कनेक्शन इंडिया के जो मिजोरम वाला पार्ट है उसके साथ एंसेस्ट्रल टाइज, फैमिली, कल्चर, एथनिक टाइज ऑलरेडी हैं। तो उसमें से भी कुछ रेबल्स हैं जिनका मानना है कि वो एक्चुअली स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रीजन में, वो अरकन आर्मी या फिर मिलिट्री जुंटा का इन्फ्लुएंस उस रीजन में नहीं चाहते। तो आप कहेंगे कि सर ये तो मुश्किल हो जाएगा फिर हमारे लिए, कैसे हम यहाँ पर अपना स्टेबिलिटी ला रहे हैं? अभी आपको पता लगेगा कि इंडिया ने क्या जुगाड़ किया है। मीन्स थिंग्स आर इन प्लेस, राइट? क्योंकि देखिए सीधा सा रूल है, इफ यू अकर लाइक एन अपॉर्चुनिटी फॉर अदर पर्सन, other group, then other group is going to respect you, other group is going to make efforts to make things smooth for you. आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ऑफर क्या करना है और चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। नाउ इस म्यांमार, ये जो अभी मैंने आपको फैक्ट बताया था कि जनवरी में देखिए लूज हुई ग्रिप, तो ऐसे में पता लगा कि
चिन स्टेट और अरक्कन के साथ तो है ही, साथ में 3 ब्रदरहुड अलायंस है। मतलब क्या है, ये 3 एक तरीके से सिविल वॉर में एंगेज प्रमुख दल हैं। ऐसे छोटे छोटे कई सारे दल हैं जो इन्होंने हथियार उठाए हुए हैं म्यांमारीज की अपनी आर्मी के खिलाफ। अरक्कन आर्मी, म्यांमार नेशनल डिफेंस अलायंस आर्मी, तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। तो यानी कि आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि अगर एक देश में अलग अलग ग्रुप्स हथियार उठाए हुए हैं तो क्या हालात होगी वहां पर। तो पलेतवा टाउनशिप फैक्ट आपको पता लग गया। ये चिन रखाइन लोकेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, यूपीएससी एक ऐसा स्टेटमेंट बना सकती है। एक तो सितवे पोर्ट और क्यूपिक पोर्ट में कह सकती है लोकेशन, एक यू कैन से ऐसा क्वेश्चन बना देगी कि सितवे पोर्ट इज इन साउथ ऑफ क्यूपिक पोर्ट। ठीक है, एक लोकेशन काइंड ऑफ क्वेश्चन इस बार के प्रीलिम्स में आ सकता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये बात सरासर गलत है। सरासर गलत इस वजह से क्योंकि सितवे नॉर्थ में है और इसके नीचे पड़ता है यहां पर, ये देखिए क्यूप्युक। ठीक है, लोकेशन को ध्यान रखिएगा, ये रहा सितवे और ये रहा क्यूप्युक। तो सितवे इज इन नॉर्थ ऑफ क्यूप्युक, मैंने स्टेटमेंट में साउथ बोला था, ध्यान रहेगा आपको। साथ में ध्यान रखिएगा अगर कहे चिन स्टेट इज इन साउथ ऑफ रखाइन स्टेट तो समझ जाइएगा एक तो होता गलत, एक सरासर। सरासर है क्यों, क्योंकि चिन स्टेट इज इन नॉर्थ ऑफ रखाइन। ठीक है, तो ये कनेक्शन ध्यान रखिएगा। एक और स्टेटमेंट हो सकता है, वो कह देगा कि चिन स्टेट इज नॉट हैविंग डायरेक्ट बॉर्डर विद इंडिया बट रखाइन स्टेट इज हैविंग डायरेक्ट बॉर्डर विद इंडिया। तो ऐसे चीजें बिल्कुल आराम से आप कर लेंगे क्योंकि इस वीडियो में अब आपने ये देख लिया है मैप और मैंने बता दिया गलती कहां हो सकती है, अब आप दोहराएंगे नहीं ना। अब आपके अंदर सवाल होगा कि सर यहां पर रखाइन स्टेट में अरक्कन आर्मी और ये चिन वाले रीजन पर भी इनका इन्फ्लुएंस, तो फिर हम अपना रास्ता यहां से बना कैसे रहे हैं, सितवे पोर्ट से ये कालादान रिवर फिर पलेतवा जोरिनपुई कैसे कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो आर्मी है अरक्कन आर्मी, इसने इंडिया को एश्योरेंस दी है, ऐसे कुछ एक्चुअली खबरें हैं। मतलब एश्योरेंस ये कहा गया है कि आप अपने डेवलपमेंट वर्क को जारी रखिए क्योंकि ये भी चाहते हैं कि इनके क्षेत्र में विकास हो। तो यानी कि इंडिया इज ब्रिंगिंग अपॉर्चुनिटी और नॉट। तो ऐसे में उन्होंने कहा आप अपना काम जारी रखिए, आपके प्रोजेक्ट को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इससे हमें पता लगता है कि म्यांमार को लेकर जो इंडिया की पॉलिसी रही है, इवन 1990 से अभी तक का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, तो यहां पर कोई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बेस्ड कोई स्ट्रिक्टनेस हमारी नहीं रही। जैसे कि अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो हमेशा रिलेशंस को जब आप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि हम कहते हैं कि फॉर अफगानिस्तान इंडिया एक्चुअली बिलीव्स इन गवर्नमेंट विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। लेकिन ऐसी बात हम म्यांमार के साथ नहीं कहते क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में केवल प्रिंसिपल्स नहीं, जमीनी हकीकत और आपके देश का हित, राष्ट्र हित कैसे जुड़ा हुआ है, इस बिहाफ पर स्ट्रेटजी बनती है। तो आसान भाषा में बताऊं तो यह है कि इंडिया यहां पर जो भी रूल कर रहा होता है उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाने में विश्वास रखता है, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो चाहे म्यांमार की आर्मी हो। रही बात इन एक्टर्स की जैसे कि अरक्कन आर्मी, इनके साथ ऑफिशियल रिलेशन हम नहीं रखते, ये तो उनकी तरफ से एश्योरेंस है। तो अनऑफिशियल चीजें होती हैं वो सब आप समझते हैं। तो म्यांमार की जो स्टेबिलिटी है वो हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि नहीं, चाइना को काउंटर करने के लिए जरूरी है कि नहीं। आप कहेंगे चाइना से रिलेटेड तो सर केवल हमें यह पता लगा है अभी तक इस वीडियो में कि चिकन नेक कॉरिडोर वाला जो डिलेमा है उसको हम काउंटर कर पाएंगे, बांग्लादेश पर डिपेंडेंस कम कर पाएंगे, डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे। नाउ आप समझते हैं कुछ और इंपेडिमेंट्स। चाइना का इंटरेस्ट क्या है भाई म्यांमार में। तो सबसे पहले तो इंडियन ओशन का गेटवे है। आप कहेंगे तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, बड़ी बात है। अभी जरा मैप से समझते हैं। देखिए चाइना है, चाइना का साउथ वेस्ट वाला रीजन है ये। चाइना की प्रोस्पेरिटी में हम ईस्ट वाले रीजन को देखते हैं, यानी कि बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझाओ, शेंजन, ये सब आपको इस तरफ मिलता है। चाइना को इस रीजन को प्रॉस्पर करना है, तो इस रीजन को प्रॉस्पर करने के लिए यहां पर मैन्युफैक्चरिंग डेवलप कर रहे हैं और डेवलप करने के बाद वो तभी तो ज़्यादा बेटर हो पाएगा जब उसको आसानी से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जा सके। अब मुझे बताओ, अगर एक्सपोर्ट करने के लिए आप फिर उस तरफ जाओ साउथ चाइना सी से, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यानी कि अगर आपको वायबल करना है अपने बिजनेस को, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लानी है साउथ वेस्ट चाइना में, तो आप इस रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रूट को ध्यान रखिएगा, कुनमिंग से क्यूप्युक, और क्यूप्युक यहां पर एक यांगोन, तो ये बेसिकली ये वाई काइंड ऑफ नेटवर्क है। एक्चुअली ये चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, राइट। एक और बात समझिएगा, शी जिनपिंग से पहले हु जिनताओ जो लीडर थे चाइना के, उनका कहना था कि चाइना को मलक्का डिलेमा का कुछ काउंटर ढूंढना चाहिए, कुछ तरीका ढूंढना चाहिए। मलक्का डिलेमा क्या है? मलक्का स्ट्रेट की बात कर रहा हूं, यानी कि इसके नीचे इंडोनेशिया
के पास से, मतलब अगर साउथ चाइना सी में जाना है तो अंडमान निकोबार के पास से इंडोनेशिया की तरफ से आपको जाना पड़ेगा। अब बात यह है कि अगर अंडमान निकोबार पर इंडिया स्ट्रांग, इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट पर इंडिया स्ट्रांग, तो ऐसे में भविष्य में अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो चाइना के ट्रेड को ब्लॉक किया जा सकता है बाय हेल्प ऑफ अदर नेशंस एज वेल। तो ऐसे में जो हम स्ट्रेटजी यूज करते हैं कि भाई पहले से ही उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालो, तो ऐसा ही चाइना भी कर रहा है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है चाइना के लिए और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। अब आप कहेंगे जब उनके लिए जरूरी है तो हमें क्या प्रॉब्लम? हमें यह प्रॉब्लम है कि जो एक क्यूप्युक वाला पोर्ट है ये भी डीप सी पोर्ट है। आप कहेंगे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है यहां पर $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना। इंडिया से तो कई गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, और अगर म्यांमार वापस ना कर पाया तो क्या होगा? इस वाले रीजन का कंट्रोल चाइना के पास आ जाएगा, है कि नहीं? और चाइना के पास जो कंट्रोल आएगा वो अलग तरह का आएगा। अलग तरह का मतलब है चाइना ऑफिशियली कह सकता है कि भाई हम नेवल पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर चाइनीज नेवी यहां पर आ गई, यहां पर कोलकाता है, यहां पर हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो आपको नहीं लगता इन टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यहां पर चाइना को स्ट्रेंथ मिल सकती है? तो ये भी हमारा यहां पर कंसर्न है। अब चाइना इसको हासिल कैसे कर रहा है? चाइना दो पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है। पहला तो है ये रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। चाइना कह रहा है पैसा लगा तो रहे हैं तुम पर, लेकिन इसके बदले हमें चाहिए रिसोर्सेज। म्यांमार कह रहा है टेंशन ही नहीं है सर, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, नेचुरल गैस, मिनरल, हाइड्रो पावर हमारे पास सब कुछ है। चाइना कहता है ठीक है, फिर आपको पैसा मिलेगा। दूसरा, चाइना कहता है इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कोऑपरेशन हम करेंगे। मतलब चाइना समझ रहा है कि अब उसके यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है वो ग्रेजुअली बढ़ रही है, तो ऐसे में जहां पर चीप मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, चीप लेबर मिल सकती है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करा लेंगे। तो इसमें भी म्यांमार सुटेबल लग रहा है। तो म्यांमार की सुटेबिलिटी दोनों एस्पेक्ट में है, यानी कि नेचुरल रिजर्व्स भी हैं जिसकी बैकिंग पर चाइना आपको उधार दे सकता है। दूसरा, आपके पास चीप लेबर भी है, तो चाइना की कंपनियां होंगी, बस वो मैन्युफैक्चरिंग वहां पर आउटसोर्स कर देंगी कुछ, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट तो चाइना के पास ही जाएगा। जो स्ट्रेटजी वेस्ट यूज करता रहा है अपनी डोमिनेंस के लिए कि भाई प्रोडक्शन कहीं और कराओ, बेचो कहीं और, अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाओ, क्योंकि आपको तो सस्ते सस्ता अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी है मार्केट में। तो एग्जैक्टली वही चाइना कर रहा है। म्यांमार के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वैसे इसके अलावा कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम, CLV नेशंस में भी चाइना यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहा है। साइनो म्यांमार ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, ये जो आप देख रहे हैं, तो इस रीजन, ये जो आप देख रहे हैं कुनमिंग वाला रीजन, साउथ वेस्ट चाइना वाला रीजन, इसकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी ये जो पाइपलाइन है ये काम आने वाली है। क्यूप्युक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहां पर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी बना रहा है, डीप सी पोर्ट बना रहा है, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना रहा है। तीन चीजें तो यहां पर बन रही हैं क्यूप्युक पर। $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो आपको बताया। डेट ट्रैप में आ गया तो कंसर्न हो जाएगा, नेवल वाला एंगल हमें पता है। अब हम कैसे कर रहे हैं? एक तो हमने एक्वायर किया है सितवे को, ऑपरेशन मैनेजमेंट यहां पर हम करेंगे, ट्रेड को बढ़ाएंगे, और हम म्यांमार को ऑप्शन देंगे कि देखो आपके अपने डेवलपमेंट, और वो भी सस्टेनेबल वे में, इंडिया उस तरीके से आपको पार्टनर करेगा। यहां पर हमें एंटायर कंट्रोल मिला है सितवे पोर्ट का, जबकि यही जो भारत की कंपनी IPGL, यही छाबाहर में भी इन्वॉल्व है। छाबार पोर्ट में, यानी कि ईरान की बात कर रहा हूं, वहां पर 5 टर्मिनल है। 5 में से 2 टर्मिनल पर इंडिया है, बाकी पर चाइना का इंफ्लुएंस बढ़ रहा है। लेकिन सितवे के साथ एटलीस्ट ये नहीं है, सितवे पर कंप्लीट ऑपरेशन इंडिया ही करेगा। एक तरीके से हम रिमूव कर पाएंगे इस वल्नरेबिलिटी को, जिसके बारे में मैंने आपको इससे पहले बताया। काउंटर कर पाएंगे क्यूप्युक को, कारण क्योंकि जो क्यूप्युक पोर्ट है वो नीचे है और सितवे ऊपर है, इनके बीच में करीब 65 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस है, 65 का डिस्टेंस है। तो अगर ये भविष्य में नेवल वे में यूज करने की कोशिश करेगा तो हमारी अगर वहां पर प्रेजेंस है तो हमारे पास बेटर इंटेलिजेंस होगी तो बेटर स्ट्रेटेजी होगी, तो इस वजह से हमारे लिए बेटर होगा। यहां पर हम 2 प्रोंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 प्रोंग ध्यान रखिएगा, एक तो सितवे है और दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। अंडमान निकोबार आइलैंड पर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड कमांड है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। इसके साथ साथ हम अंडमान निकोबार पर पोर्ट कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं। ये इंडिया का काउंटर प्लान है। तो कंक्लूजन के तौर पर आपको पता लगा कि दिस कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ये केवल नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए ही नहीं, ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में नॉर्थ ईस्ट को एंकर बनाने के लिए ही नहीं। आई विल गो थ्रू योर आंसर एज वेल। डिस्कस द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ सितवे पोर्ट ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि अब तो ये क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए केक वॉक होगा। स्टार्टिंग में ही 5 पॉइंट्स मैंने बता दिए थे, विद एग्जांपल आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। तो आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर बिल्कुल क्लियर हो गया सब कुछ तो यू कैन मेंशन वाह इन कमेंट्स। जो लोग सोच रहे हैं कि स्टार्ट कैसे करनी है तैयारी, तो
तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ। आप studyiq.com पर जाएंगे, मैं ज्वाइन करने का प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। जिन लोगों को ऑफलाइन ज्वाइन करना है दिल्ली में, वो तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। बैच सेम होगा, सारी फैसिलिटीज सेम होंगी, ठीक है। तो ऑनलाइन बैच अलग चलेगा, ऑफलाइन अलग, लेकिन टीचर्स सेम है, फैसिलिटीज सेम है। ये आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, ये P2I बैच है जो 2025 के लिए है। ये तीन, अगर आप ग्रेजुएशन में ना, तो आप लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन कीजिएगा। इसमें पहले NCERT होती है, फाउंडेशन होता है, और फिर एडवांस प्रिपरेशन होती है। तो एक ही सब्जेक्ट को अगर आपने 3 बार कवर कर लिया, एक ही सब्जेक्ट को अगर आपने 2 बार कवर कर लिया, क्योंकि अगर आपके पास 2025 तक का टाइम है, क्योंकि 25 वाला टाइम देना है, तो इस तरीके से आप हमारे साथ मिलकर कॉन्फिडेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑप्शनल का जब आप फैसला लें, तो यहां पर ये कोर्सेज को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस मैं पढ़ाता हूं, और बेसिक से लेकर मेरिट लिस्ट के मोक्ष तक आपको सपोर्ट पूरा मेरी तरफ से यहां पर मिल जाएगा। क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ हैं। ज्वाइन करते समय आप इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई भी कोर्स, सेम प्रोसेस है। यहाँ पर ऑफर अवेलेबल में जाकर त्यागी लाइव, TYAGILIVE, अगर आप ऐसे कोड यूज कर लेंगे, एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके मेल आईडी पर आपको यूजर आईडी, पासवर्ड आ जाएगा। डायरेक्टली आप लॉग इन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी लाइव क्लासेस कब से हैं, और उसी के नीचे आपको एडवांस में कंटेंट मिल जाएगा पूरा का पूरा लेक्चर वाइज। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।